प्यारे बच्चों नमस्कार। गुडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गुडविल लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे आईपीएससी नाम लिखने जिनके, ठीक है। अगर आप लोगों ने किए होंगे तो ये 4 एग्जाम्पल थे। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, तो मैं इनका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। आप अपने क्वेश्चन जो है मिला लीजिए अगर आपने बनाए हो तो, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा PHCH2CH2 COOH। पीएच क्या है? फेनिल ग्रुप है। इसके हम डिटेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये इसके डिटेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम काउंटिंग जो शुरू करेंगे वो COOH की साइड से करेंगे। तो पीएच कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। तो ये हो जाएगा 3-फेनिल प्रोपेनोइक एसिड। इसका आईपीएससी नाम हो गया 3-फेनिल प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल ये था। इसको हम डिटेल्स से लिखना चाहे तो डिटेल से इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो नाम होगा वो होगा 3-मेथिल-ब्यूट-2-इन-1-ओइक एसिड। 3-मेथिल-ब्यूट-2-इन-1-ओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल ये था। तो यहाँ पे COOH नंबरिंग शुरू करेंगे। तो COOH नंबरिंग शुरू करते हैं, CH से दूसरे नंबर पे आता है। तो ये हो जाएगा 2-मेथिल-साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 2-मेथिल तो मेथिल को हटा देगा हम, तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड बचेगा ये। तो 2 नंबर मेथिल है तो 2-मेथिल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारा नाम हो जाएगा। उसके बाद एग्जांपल है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड जिसका नाम हो गया। अब पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। देखो सबसे पहले क्या है, प्राथमिक अल्कोहल व एल्डिहाइड से। प्राथमिक अल्कोहल सामान्य ऑक्सीकरण क्रमक जैसे उदासीन अम्लीय या क्षारीय माध्यम से पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड द्वारा आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। हम क्षारीय KMnO4 और H3O+ हाइड्रोनियम आयन द्वारा इसको अभिकृत करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। R की वैल्यू आप कोई एल्किल समूह रख सकते हैं। इसमें हम यहाँ पे भी CH2OH जो है हमारा CrO3 कोई ऑक्सीकरण कर्मक होगा, H2SO4 ले लिया हमने, तो इस CH2OH जो है हमारा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, डेकेनोइक अम्ल हमारा बन जाएगा। सिंपल इक्वेशन है। एल्किल बेंजीन से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्किल बेंजीन के क्रोमिक अम्ल अथवा क्षारीय KMnO4 द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से विरचित किए जा सकते हैं। संपूर्ण पास श्रृंखला चाहे किसी भी लंबाई की हो ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक समूह निर्मित करती है। प्राथमिक व द्वितीयक एल्किल समूह भी इसी प्रकार से ऑक्सीकृत होते हैं, जबकि तृतीयक समूह प्रभावित नहीं होता है। उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित एल्किल भी इस ऑक्सीकरणों द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न करती है। KMnO4 और KOH के साथ गर्म करेंगे तो हमारा COO में कन्वर्ट हो जाएगा CH3, और फिर हाइड्रोनियम आयन से हम इसे अभिकृत करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल हमारा प्राप्त हो जाएगा। CH2CH3। तो तुम्हें ध्यान रखना है जहां CH3 है ऊपर वाले समीकरण में, नीचे वाले समीकरण में वहां CH2CH2CH3 हो। चाहे यहाँ 50 कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हो, अगर हम यही समीकरण किसी दूसरे के साथ में करते हैं, इसी मतलब कार्बन की श्रृंखला यहाँ पे 3 ऊपर 1 कार्बन है और बेंजीन से जुड़ा हुआ 3 कार्बन एक श्रृंखला है, तो वहां हमें केवल COOH ही प्राप्त होना है। KMnO4 KOH के साथ गर्म करना है, COO में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी CH3 CH2 वो अलग निकल जाएगा। तो H3O+ के द्वारा हम इसे अभिकृत करेंगे तो हमारा बेंजोइक अम्ल हमें प्राप्त हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि चाहे यहाँ कितनी भी बड़ी श्रृंखला हो, हमें केवल बेंजोइक अम्ल ही प्राप्त होगा। नाइट्राइल और एमाइड से उत्प्रेरक के रूप में H+ या OH- आयनों की उपस्थिति में नाइट्राइल पहले एमाइड और फिर अम्लों में जल अपघटित हो जाते हैं। अभिक्रिया को एमाइड पद पर रोकने के लिए मृदु अभिक्रिया परिस्थितियां प्रयुक्त की जाती है। हमने नाइट्राइल ले लिया, हमने एल्किल साइनाइड H+ और OH- के साथ H2 के डाइल्यूट के साथ में रिएक्ट कराया, CONH2 हमारा एमाइड हो गया। एमाइड को फिर H+ OH के साथ हम गर्म करेंगे इसको, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH। R की वैल्यू आप जो चाहो वो रख सकते हो, CH3 C2H5 फेनिल एरिल कोई भी ग्रुप रख सकते हो।
CH3CONH2 एथेनामाइड हम लेते हैं, H3O+ के साथ कन्वर्ट करते हैं, तो डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं H3O+ के साथ में, CH3COOH हो जाएगा हमारा, प्लस NH3 हमारी बाहर निकलेगी। ऊपर वाले समीकरण में भी NH3 निकलती है, उसको हमें शो नहीं किया है। बेंजामाइड लेते हैं, CONH2 H3O+ के साथ में रिएक्ट करते हैं तो बेंजोइक अम्ल हमारा प्राप्त हो जाता है और NH3 हमारी अलग हो जाती है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं, के साथ अभिक्रिया से कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण निर्मित करते हैं, जो खनिज अम्ल द्वारा अम्लन से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। RMgX CO2 के साथ में रिएक्ट करा शुष्क ईथर के साथ में, तो एक ये हमारी योगात्मक अभिक्रिया हुई और हमने इसको क्या किया, फिर H3O के साथ में कन्वर्ट किया, वो रिएक्ट कराया, तो हमें RCOOH प्राप्त हो गया। यानी कि जो RMgX जो है, जिसमें से R निकल के कार्बन के साथ जुड़ जाता है, और OMgX जो है हमारा अलग हो जाता है, वो भी इसी के साथ जुड़ जाता है। एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से, एसिल क्लोराइड जल द्वारा जल अवघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल या जलीय क्षारीय माध्यम में अधिक आसानी से जल अवघटित होकर कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं, जो अम्लन द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। दूसरी ओर एसिल एनहाइड्राइड जल द्वारा जल अवघटित होकर संगत अम्ल देते हैं। RCOCl हमने H2 के साथ अभिकृत किया इसको, तो हमें RCOOH प्राप्त होगा, और अगर हमने क्षारीय के साथ में कन्वर्ट किया तो RCOO- प्लस Cl- लवण बनेगा, जिसको जल के साथ में हाइड्रोजन आयन के साथ में अभिकृत करेंगे तो हमें RCOOH प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मेथड एक ही है, थोड़ा सा मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बनना वही हमारा क्या बनना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। R की वैल्यू आप जो मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल जो आप लेना चाहो वो ले सकते हैं। बेंजोइक एनहाइड्राइड, इसमें बेंजोइक एनहाइड्राइड जो होता है हमारा C6H5CO का होल ट्वाइस O, तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको बेंजोइक एनहाइड्राइड को तोड़ते हैं तो जो ब्रैकेट से बाहर जो ऑक्सीजन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ में एक जल का मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन आ जाता है, तो ये बन जाता है C6H5COOH, और हमारे पास बचता है फिर C6H5CO, और जल से आ जाता है OH। तो इसमें कुल मिला के हमें जब बेंजोइक एनहाइड्राइड में जल मिलाते हैं हम, तो हमें बेंजोइक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। C6H5COOCH3, तो यहाँ पे बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड जो है, तो जहाँ 2 ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से टूटेगा ये 2 ऑक्सीजन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो HOH यानी कि जल भी जो जुड़ेगा, जिसके साथ में 2 ऑक्सीजन जाएंगे उसके साथ में हाइड्रोजन जाएगा, यानी कि CO, तो जिसके साथ में 2 ऑक्सीजन होंगे उसके साथ में हाइड्रोजन जाएगा, तो हो जाएगा COOH, और जिसके साथ में 1 ऑक्सीजन होगा उसके साथ में जाएगा OH, तो हमें बेंजोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। इसमें एस्टर से, एस्टरों के अम्लीय जल अपघटन से सीधे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, जबकि क्षारीय जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलेट प्राप्त होते हैं, जो अम्लन द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। COOC2H5 RCOO, जहाँ 2 ऑक्सीजन एक साथ होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, तो होते हैं एस्टर, दोनों साइड में एल्किल समूह होते हैं, एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और एक 2 ऑक्सीजन के बीच में होता है, तो ये हमारा एथिल बेंजोएट है, तो हम इसको H3O+ के साथ में विकृत करते हैं, तो बेंजोइक अम्ल हमें और एथेनॉल हमें प्राप्त होता है। जैसे एथिल ब्यूटेनोएट है, तो COO के बीच में से टूट जाएगा, NOH के साथ हम अभिक्रिया करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3CH2CH2 COO Na, ठीक है, प्लस C2H5OH, फिर हम जिस COO Na जो है H3O+ आयन द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, तो हमें ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। भौतिक गुण, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी में 9 कार्बन परमाणु तक की श्रृंखला वाले सदस्य सामान्य ताप पर अरुचिकर गंध वाले द्रव होते हैं, यानी कि जिनमें 9 कार्बन होते हैं वो द्रव होते हैं, और उनकी में एक विशेष प्रकार की अरुचिकर गंध होती है जो हमें पसंद नहीं आती है। इस श्रेणी के उच्च सदस्य मोम जैसे ठोस होते हैं, ऊपर जैसे सदस्य होंगे मोम जैसे हो जाएंगे, तथा अल्पवाष्पशील एवं व्यवहारिक रूप से गंधहीन होते हैं, और नीचे वाले क्या हो जाएंगे, अल्पवाष्पशील हो जाएंगे और व्यावहारिक रूप से गंधहीन हो जाएंगे। जैसे आपने देखा हो, अगर आपने नोट किया हो कभी, घर पे जो मक्खन होता है वो एक तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और उनकी जो श्रृंखला होती है उसमें 12-15 से कार्बन ऊपर होते हैं, ठीक है, तो जो मक्खन घी या तेल या वसा होती है उसमें 12-15 से ऊपर कार्बन होते हैं, तो गंधहीन होते हैं।
लेकिन जब हम उसको खुला छोड़ते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो होते हैं, बैक्टीरिया जो है उसको कन्वर्ट करके तोड़ देते हैं हम कार्बन की श्रृंखलाओं को, तो उसमें बंद हो वो हो जाती है, तो श्रृंखला टूट जाती है और उसमें से स्मेल हो जाती है। इसका यही कारण है कि वो कम श्रृंखला वाले उसमें आ जाता है, परमाणु श्रृंखला में आ जाता है। जैसे मक्खन होता है, मक्खन को बहुत दिनों तक अगर हम रखें 4-5 दिन तक, ठीक है, तो उसमें मक्खन जो होता है कार्बन की श्रृंखला जो होती है टूट जाएगी और ब्यूटेनोइक एसिड का निर्माण होता है। ब्यूटेनोइक एसिड गंधहीन होता है, तो मक्खन में से हमें किसकी स्मेल आती है? ब्यूटेनोइक एसिड की स्मेल आती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड, कीटोन, यहाँ तक कि अल्कोहल से भी ऊंचे होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो क्वथनांक होते हैं समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड से भी ऊंचे होते हैं, कीटोन से भी ऊंचे होते हैं, जिनका आणविक द्रव्यमान समान है उन एल्डिहाइड और कीटोन से। कार्बोक्सिलिक अम्लों का यह गुणधर्म उनके अणुओं में परस्पर अधिक व्यापक अंतराणविक हाइड्रोजन आबंधन द्वारा संगुणन के कारण उत्पन्न होता है। ये हाइड्रोजन आबंध वाष्प अवस्था में भी पूर्ण रूप से नहीं टूटते। वास्तव में अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प प्रावस्था एवं एप्रोटिक विलायकों में हाइड्रोजन आबंधित द्वितीयक के रूप में उपस्थित रहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन आबंध जो होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है जल के साथ में क्या बना लेता है? हाइड्रोजन आबंध बना लेता है इस तरीके से, या आपस में भी ये हाइड्रोजन आबंध बना लेता है। तो ये हाइड्रोजन आबंध जो होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि सामान्य ताप पर वाष्प अवस्था में भी नहीं टूटते हैं, जिससे इनके गलनांक और क्वथनांक भी कुछ बढ़ जाते हैं। 4 कार्बन परमाणु तक सरल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन आबंध निर्मित कर सकने के कारण जल में मिश्रणीय होते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ विलेयता घटती जाती है। उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की जल विरागी अन्योन क्रिया बढ़ने के कारण विशेषकर जल में अविलेय होते हैं। बेंजोइक अम्ल जो कि सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठंडे जल में लगभग अविलेय होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन, ईथर, अल्कोहल इत्यादि जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में भी विलेय होते हैं। RCOH और H2 को मध्य देखो, इस तरीके से क्या हो जाता है? हाइड्रोजन आबंध बन जाते हैं, जल के साथ में हाइड्रोजन आबंध बना लेता है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। नई वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण, उसके बाद फिर ये चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा खत्म हो जाएगा। कोशिश करूंगा मैं वो वीडियो भी आज ही अपलोड कर दूं। थैंक यू। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, मैंने जो आपको होमवर्क दिया है उसमें आपको मतलब एक तो कोई पर्यावरण पर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट के साथ में आपको मतलब एक चार्ट बनाना है। प्रोजेक्ट पर्यावरण पर कोविड-19 यानी कि जो कोरोना वायरस है उससे हो सकता है। जैसे पर्यावरण पर मतलब आप क्या फर्क पड़ा है वो लिख सकते हैं कि कोविड-19 से पर्यावरण शुद्ध हो गया हमारा, क्या हानिकारक प्रभाव हुए हैं, क्या लाभदायक प्रभाव हुए हैं, और कोविड-19 का प्रभाव और कोविड-19 से बचने के तरीके। इससे आप जो है एक 15 पेज की फाइल बनानी है आपको। उसके साथ में आपको एक चार्ट बनाना है, पर्यावरण के ऊपर चार्ट हो सकता है किसी भी टॉपिक पर पर्यावरण से रिलेटेड, और या फिर कोविड-19 पर हो सकता है, ठीक है। और एक जो मैंने आपको 3 चैप्टर कंप्लीट कराए हैं, इन 3 चैप्टर के नोट्स मुझे कंप्लीट चाहिए आपकी कॉपी में, ठीक है, जब स्कूल खुलेगा तब, और तभी आपका इन तीनों अध्याय का टेस्ट भी होगा। इस टेस्ट में आपसे इन तीनों अध्याय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो डेट जो है आपको स्कूल खुलने के 2 दिन बाद ही बता दी जाएगी। 2-4 दिन में जब भी सिस्टम बनेगा तब आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।